26 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर एक भूकंप एक्सपीरियंस किया, जिसे इसरो वालों ने खुद कंफर्म भी किया है। ऑल्सो इसरो ने ऐसे कई ट्वीट्स भी किए हैं जिसमें उन्होंने चंद्रयान 3 द्वारा हॉट प्लाज्मा, सल्फर, कैल्शियम, टाइटेनियम और यहां तक कि ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट होने की बात की है। अब ऐसे में अगर आप इसरो के ऑफिशियल साइट पर जाकर इन ऑब्जर्वेशंस के बारे में इन डिटेल पढ़ोगे तो यू विल सी कि इसरो ने एज सच इन सारे डिस्कवरीज का आप, मैं और हम जैसे आम लोगों के लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है ये रिवील ही नहीं किया। मे बी बिकॉज उनके हिसाब से अभी ये काफी प्रीमेच्योर असेसमेंट है। बट डोंट वरी, इस वीडियो में चलो हम चंद्रयान 3 ने अब तक जितने भी डिस्कवरीज किए हैं उन सबके डॉट्स को कनेक्ट करके कुछ प्रैक्टिकल इन्फेरेंसेस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो चांद के साउथ पोल पर एक लूनर डे सिर्फ 14 दिनों का ही होता है और इसीलिए उसके बाद वहां पर रात हो जाएगी और चंद्रयान 3 सोलर एनर्जी ना मिलने की वजह से डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो अब 10 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो आई थिंक आपको भी हक होना चाहिए ये जानने का कि इन ऑब्जर्वेशंस का हम पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। एंड विद दैट सेड फ्रेंड्स, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सो शुरू करते हैं 26 अगस्त के दिन से, जब पीएम मोदी जी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का ऑफिशियली नाम रखा शिव शक्ति। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और 23 अगस्त यानी कि जिस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ उसे डेजिग्नेट किया गया एज हमारा नेशनल स्पेस डे। अ प्राउड मोमेंट फॉर अस इंडियंस इंडीड, राइट? बट यू सी, ये पूरा मिशन ना हमें काफी प्राउड फील करा सकता है और इसीलिए हम लैंडिंग से लेकर अब तक डेली चंद्रयान 3 ने जो जो चीजों का पता लगा है उन्हें डे टू डे एनालाइज करेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल सेंस बनाने की कोशिश करेंगे। सो 23 अगस्त, द डे व्हेन विक्रम लैंडेड, इसरो ने उस दिन इस वीडियो को रिलीज किया। इसे ध्यान से देखना। इसमें आप देख सकते हो कि लैंड होते ही सबसे पहले विक्रम लैंडर ने अपना डोर एक रैंप की तरह खोला और उसके बाद प्रज्ञान रोवर भी अपना सोलर पैनल खोलते हुए लैंडर के बाहर आ गया। अब उसके अगले दिन यानी कि 24 अगस्त को तो एज सच दोनों लैंडर और रोवर ने कुछ सब्सटैंशियली न्यू चीज नहीं की। सिर्फ लैंडिंग के बाद सभी सिस्टम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रोबेबली बस इसकी टेस्टिंग हुई। बट देन जैसे ही 25 अगस्त का दिन आया, something strange happened. 25 अगस्त के दिन रोवर लैंडर से करीब 8 मीटर के रेडियस में टहल रहा था ताकि उसके सभी प्लान मूवमेंट्स, यानी कि वो कहां घूम सकता है, कितनी दूर तक जा सकता है, उसे किस किस तरह के ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करना चाहिए, ये सब वो ठीक से फॉलो कर रहा है या नहीं, ये वेरीफाई किया जा सके। बट जैसे ही ये फाइनल टेस्ट कंप्लीट हुआ और लैंडर और रोवर इन दोनों के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को एक्टिवेट किया गया, लैंडर पर लगा ये इल्सा नाम का जो डिवाइस आप देख रहे हो ना, इसने चांद की सतह से एक स्ट्रेंज वाइब्रेशन रिकॉर्ड किया जो अकॉर्डिंग टू इसरो किसी मशीन या रोवर से जुड़ा वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं था। दरअसल हुआ यूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी इल्सा नाम का इक्विपमेंट है, ये एज यू कैन सी चांद की सतह पर प्लेस्ड है। अब ये इल्सा बेसिकली पृथ्वी पर हम जो नॉर्मल भूकंप नापने वाले साइस्मोग्राफ्स यूज करते हैं उसी का एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल वर्जन है जो भूकंप के वाइब्रेशंस किसी पेपर पर नहीं बल्कि ऑनलाइन और भी ज्यादा एक्यूरेटली रिकॉर्ड करता है। तो इसने 26 अगस्त को कुछ इस तरह का वाइब्रेशन का ग्राफ यानी साइस्मिक एक्टिविटी रिकॉर्ड की। अब ऐसे ग्राफ्स जब कोई हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करता है तो चांसेस होते हैं कि उसने आसपास चल रहे किसी मशीन, इन आर केस प्रज्ञान रोवर की मूवमेंट से पैदा हुए वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया हो। बट गेस व्हाट, ये है रोवर के मूवमेंट से पैदा हुए वाइब्रेशंस जो इल्सा ने 25 अगस्त यानी कि एक दिन पहले रिकॉर्ड किए थे। इससे क्लियरली ये पता चलता है कि रोवर के वाइब्रेशंस पॉजिटिव 0.019 यूनिट्स के अराउंड रिकॉर्ड होते हैं और कंटिन्यूअस है, जबकि इस वाले ग्राफ में वो -0.1185 यूनिट्स के अराउंड रिकॉर्ड हुए हैं और वो भी बस कुछ सेकंड्स के लिए। यानी कि पॉसिबली मिशन शुरू होने के जस्ट 3 ही दिनों में चंद्रयान 3 ने यह पता लगा लिया कि चांद पर साइस्मिक एक्टिविटी यानी कि अर्थक्वेक्स या मोर स्पेसिफिकली मूनक्वेक्स होते हैं। अब आई नो आपको लग रहा होगा कि इन एक्सट्रीमली छोटे मोटे मूनक्वेक्स के बारे में जानकर हमें क्या ही मिलेगा, बट माइंड यू यही डिटेक्टेड मूनक्वेक्स फ्यूचर मिशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लू बन सकते हैं टू रिवील कि चांद कैसे बना था, चांद के इंटीरियर में क्या एक्टिविटी हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिलहाल बढ़ते हैं 27 अगस्त 2023 के दिन की तरफ। इस दिन विक्रम लैंडर के दूसरे इंस्ट्रूमेंट यानी कि चैस्ट
चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने मून के सॉइल का तापमान मेजर करना शुरू किया। बेसिकली चास्ट एक किस्म का प्रोब या डिटेक्टर है जिस पर 10 अलग अलग थर्मल सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर्स छोटे से छोटे टेम्परेचर वेरिएशन को डिटेक्ट करके उसे रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे में इस प्रोब ने जब मून की सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट किया तो सरप्राइजिंगली उसे कुछ ऐसे वियर्ड ऑब्जर्वेशंस मिले। हियर एज वी कैन सी मून की सतह के ऊपर तो तापमान अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, बट जैसे ही हम सरफेस से नीचे जाते हैं टेम्परेचर्स ड्रास्टिकली गिरने लगते हैं। लाइक लिटरली महज 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से सीधा -10 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप हो जाता है। अब ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन है जब मून की टॉप सॉइल एक थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करती है और सूरज की हीट को जमीन में पेनिट्रेट करने से रोकती हो। इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह ढूंढने की कोशिश की कि प्रज्ञान रोवर को अब तक कौन से एलिमेंट्स मून की सॉइल में मिले हैं जो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हो। एंड नाउ what we found there was just what we expected। और उसे बाय द वे हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना समझ लो कि मून की टॉप सॉइल से रिलेटेड ये टेम्परेचर वेरिएशन के रिजल्ट्स हमें मून कॉलोनाइजेशन में भी मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखो मून की सरफेस का तापमान कभी कभी -232 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सो इन फ्यूचर अगर हम इस मून सॉइल से ब्रिक्स वगैरह बना सके तो ये रूम्स के अंदर की हीट को बाहर लीक होने से रोक सकता है। एनीवे, अब आते हैं 28 अगस्त पर, जब इस बार प्रज्ञान रोवर ने अपने 2 हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से मून की सॉइल की जांच शुरू की। 28 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की लिब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी ने इसरो को यह इमेज भेजी जिसमें उसने एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को लूनर सॉइल में डिटेक्ट किया। इतना ही नहीं, लिब्स के इन ऑब्जर्वेशंस को रोवर के दूसरे इंस्ट्रूमेंट APXS ने भी कंफर्म किया। अब दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा इन एलिमेंट्स का कंफर्म होना इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि भले ही दोनों भी इंस्ट्रूमेंट्स काम सेम करते हो पर उनके एलिमेंट डिटेक्ट करने के तरीके काफी अलग है। लिब्स उसमें मौजूद लेजर बीम को लूनर सॉइल के छोटे से हिस्से में फोकस करता है। इस बीम से वहां मौजूद लूनर सॉइल गर्म होकर प्लाज्मा का रूप ले लेता है। एंड सिंस प्लाज्मा बेसिकली सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की ही तरह मैटर का 4th फंडामेंटल स्टेट है मेड अप ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये प्लाज्मा फिर से ठंडा होते समय लाइट एमिट करता है व्हिच इज डिटेक्टेड बाय लिब्स। इसके बाद ये लिब्स उसमें लगे स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से लाइट को एनालाइज करके उसमें मौजूद एलिमेंट्स की जानकारी लेता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, हर एलिमेंट, आयन और मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। सो एक स्पेक्ट्रोमीटर यही देखता है कि उस तक पहुंची हुई लाइट में किस किस वेवलेंथ पर डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं और इससे पता चलता है कि वो लाइट जहां से आ रही है वहां कौन से एलिमेंट्स, आयन्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एंड नाउ टू टॉक अबाउट APXS, तो ये लेजर बीम्स की जगह पर अल्फा पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स की बीम को लूनर सॉइल पर फोकस करता है। इन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स की वजह से वहां पर मौजूद एटम्स के इनर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर एटम के बाहर फेंक दिए जाते हैं और इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की जगह लेने के लिए आउटर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सेस एनर्जी एक्स रेज के रूप में एमिट करते हुए अंदर आते हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इन एक्स रेज की एनर्जीज अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होती है, जिससे APXS सॉइल में मौजूद पार्टिकल्स की जानकारी देता है। एज आई सेड अर्लियर, लिब्स और APXS इन दोनों डिटेक्टर्स ने ये सभी एलिमेंट्स डिटेक्ट किए हैं, बट उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग है सल्फर, क्योंकि वो हमें मून के ओरिजिन के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। तो देखो, मून पर सल्फर होने के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला ये है कि उस पर गिर रहे एस्टेरॉइड्स के जरिए वो यहां तक आया हो, और दूसरा कि वहां पर शायद पहले से ही मौजूद था। नाउ अगर इसरो इस सेकेंड पॉसिबिलिटी को प्रूव कर पाई तो इससे ये साबित होगा कि पास्ट में मून पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती थी, बिकॉज एज वी नो सल्फर वोल्केनोज के इरप्शन के समय बनता है। बट अब जरा रिकॉल करने की कोशिश करो कि मैंने शुरू में क्या बताया था कि लैंडर पर लगे इल्सा ने मून को एक्स डिटेक्ट किए हैं। सो क्या मून पृथ्वी की ही तरह जियोलॉजिकली एक्टिव है? अगर फ्यूचर में ये कंफर्म हो जाता है तो फिर क्या इससे हमें उस क्रूशियल सवाल का जवाब मिल सकता है, विच इज कि क्या मून पहले पृथ्वी का एक हिस्सा था कि नहीं? वेल, एब्सोल्युटली, बट फॉर नाउ हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्रोबेबली सल्फर वहां भारी मात्रा में मौजूद है, which
इज अ गुड थिंग। अगर आप लोग को ये याद होगा फ्रेंड्स, तो कुछ देर पहले ही मैंने ये बताया था कि चास्ट के ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि लूनर सॉइल एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम लिब्स और एपीएक्सएस द्वारा डिटेक्टेड एलिमेंट्स की मात्रा का एक रफ एस्टिमेट बता सकते हैं। कैसे? रुको बताता हूं। हमें बस इन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स हीट को ट्रैप करते हैं, यानी कि थर्मल इंसुलेटर है, इसे पता करना होगा। एंड व्हाट आई फाउंड इज इनमें से सल्फर, टाइटेनियम और कैल्शियम सल्फेट काफी अच्छे थर्मल इंसुलेटर्स हैं। तो हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस को एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मून पर सल्फर और टाइटेनियम की मात्रा काफी ज्यादा होगी। अब आते हैं 31 अगस्त के दिन पर। इस दिन विक्रम लैंडर पर लगे रैम्भा एलपी नाम के एक इंस्ट्रूमेंट ने साउथ पोलर रीजन में नियर सरफेस प्लाज्मा को स्टडी करना शुरू किया। ये रैम्भा एलपी बेसिकली एक एंटेना जैसा दिखने वाला प्रोब है जो मून के पूरे एटमॉस्फेयर में प्लाज्मा कंसंट्रेशन की जांच करता है, क्योंकि सोलर रेडिएशंस की वजह से मून सॉइल के पार्टिकल्स एक्साइट होते हैं और आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बने प्लाज्मा में तब्दील हो जाते हैं। नाउ एज वी ऑल नो, फ्लोइंग आयोनाइज्ड पार्टिकल्स यानी कि करंट। तो रैम्भा एलपी ने बस इसी करंट को डिटेक्ट करके प्लाज्मा में मौजूद आयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन डिटेक्ट किया। अब इसके तहत उन्होंने ये देखा कि चांद के हर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में करीब 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जबकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो लिटरली सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में। एंड नाउ दिस इज ह्यूज, क्योंकि आइडियली एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्लाज्मा या चार्ज पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले रेडियो वेव्स के साथ इंटरफियर करके बैकग्राउंड नॉइस क्रिएट करता है। लेकिन अब रैम्भा एलपी के डेटा की मदद से चांद पर जितने भी फ्यूचर मिशंस होंगे, चाहे वो इंडिया के हो या किसी और कंट्री के, तो वो लोग इसी बैकग्राउंड नॉइस को कंप्यूटर से फिल्टर करके ज्यादा क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इस डेटा से फ्यूचर में बनने वाले मून कॉलोनीज को प्लाज्मा प्रूफ बनाने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, मून को कॉलोनाइज करने के लिए हम पृथ्वी की ब्रिक्स को तो वहां पर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा मून पर गिरने वाले सोलर रेडिएशंस। और इसीलिए हमें ऐसे ब्रिक्स को डिजाइन करना होगा जो मून के एटमॉस्फेयर में ही सालों साल टिक सके। और इसीलिए इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने मिलकर ऐसे ब्रिक्स को बनाने के लिए पहली बार बायोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों फील्ड्स को साथ में मिलाकर एक सस्टेनेबल प्रोसेस डेवलप किया है। अब मून ब्रिक्स के वन ऑफ द लीडिंग रिसर्चर्स के साथ मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट कर लिया है, बहुत ही जल्द आने वाला है वो गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल पर, सो एब्सोल्युटली स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इन रिसर्चर्स ने किन मेन 4 चीजों का इस्तेमाल किया। पहला, ह्यूमन यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया यूरिया। दूसरा, आर्टिफिशियल मून सॉइल, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड था कि रियल मून सॉइल में कैल्शियम होगा। तीसरा, डेली लाइफ में यूज होने वाली ग्वार बीन्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ग्वार गम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोरोसार्किना पैस्ट्यूरी बैक्टीरिया, जो यूरिया और कैल्शियम को इस्तेमाल करके मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स बनाता है। सो पॉडकास्ट के लिए बने रहना, साइंटिस्ट आलोक कुमार जी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बट एक्चुअली में इसको बनाने की प्रोसेस काफी सिंप्लीफाई की गई है कि आपको लिटरली बस इन्हें मिक्स करके 12 से 15 दिनों के लिए इंक्यूबेशन में रखना है। सीम्स प्रॉमिसिंग, राइट? लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है अभी। जब टीम इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म कर रही थी, तब उन्हें एक बात याद आई कि लूनर सॉइल में बहुत से सॉल्ट्स मौजूद हैं, लाइक केओट्रोपिक सॉल्ट्स, सल्फेट सॉल्ट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म को रोकते हैं। अब अगर मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स ही फॉर्म नहीं होंगे। यानी कि ऑल इन ऑल अभी इस मेथड में सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, बैक्टीरिया। अगर किसी तरह से हम इन बैक्टीरिया को सल्फेट सॉल्ट से आइसोलेटेड रख के ये प्रोसेस कर पाए तो हम ये ब्रिक्स बना सकते हैं। बिकॉज जो दूसरा लिमिटेशन हो सकता था कि मून सॉइल में कैल्शियम है भी कि नहीं, ये ऑलरेडी लिब्स और एपीएक्सएस ने रूल आउट कर दिया है। सो टू समराइज एवरीथिंग, चंद्रयान 3 ने सॉइल कंपोनेंट्स, सरफेस पर मौजूद प्लाज्मा की एनर्जी, लूनर सॉइल टेम्परेचर और मून क्वेक्स तक डिटेक्ट कर दिए हैं। और ये सब इसीलिए ताकि मून कितना हैबिटेबल है ये जाना जा सके। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अब तक मिस कर दी है, जिस चीज ने चंद्रयान 2 को लेकर काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था, पानी। तो इसे डिटेक्ट करने के लिए चंद्रयान 4 की तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। दरअसल इसरो का अगला मून मिशन चंद्रयान 4 या लूपेक्स, जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा के साथ कोलैबोरेशन में होने वाला है, जो अराउंड 2026 को लॉन्च होगा। यहाँ पर इसरो एक तरह से जैक्सा के रोवर को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में मदद करेगा, क्योंकि इस मिशन में चांद पर भेजा जाने वाला रोवर और लॉन्च व्हीकल जैक्सा का होगा और वहीं पर लैंडर इसरो द्वारा मैन्युफैक्चर किया होगा।
लूपेक्स का मेन फोकस मून के पोलर रीजन्स पर वाटर ट्रेसेस ढूंढने पर होगा। इसी के साथ साउथ पोल पर ह्यूमन लैंडिंग के लिए सेफ पॉइंट्स की खोज करना और सबसे जरूरी लूनर नाइट के दौरान वहां पर सर्वाइवल कंडीशंस की जांच पड़ताल भी होगी। और ऐसा इसीलिए फ्रेंड्स बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, रात के वक्त मून के पोलर रीजन्स का तापमान अनबिलीवेबली ठंडा हो जाता है और इसीलिए इस मिशन में जो लैंडर इस्तेमाल किया जाएगा वो करंट लैंडर विक्रम के मुकाबले साइज में छोटा होगा। साथ ही इस मिशन के जरिए जो ऑब्जर्वेशंस चंद्रयान 3 में इनकम्प्लीट रहेंगे उन्हें भी पूरा किया जाएगा। बट एक सेकेंड यहां पर 2010 में जैक्सा के हायाबुसा मिशन के चलते जापानीज साइंटिस्टों ने उनके एक स्पेसक्राफ्ट को लिटरली एस्ट्रॉइड 25143 इटोकावा पर लैंड करवाया था और उसकी मदद से वो उस एस्ट्रॉइड के सैंपल्स भी कलेक्ट करके पृथ्वी पर ला पाए थे। सो क्या जापानीज साइंटिस्ट को इसरो की सही में जरूरत है? वेल, अगर आपने जैक्सा के हायाबुसा मिशन को डिटेल में स्टडी किया होगा ना, तो यू माइट नो कि नंबर 1 वो एस्ट्रॉइड मून से भी 5 गुना ज्यादा दूर है और नंबर 2 उसकी साइज चांद से करीब 11,000 गुना कम है। यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो उस एस्ट्रॉइड पर उतरना मून पर उतरने से कंपैरेटिवली ज्यादा आसान था, बिकॉज मून की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को और तेजी से अपने तरफ खींचती है और कम डिस्टेंस की वजह से समय रहते स्पेसक्राफ्ट को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट यही वजह है कि अभी अप्रैल 2023 को जापान ने जो मून मिशन कंडक्ट किया था, हकुटो आर मिशन 1, वो लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया और इसीलिए इस बार लूपेक्स में लैंडर इसरो का होने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक अपने आप को प्रूफ करके दिखा दिया है। इनफैक्ट जब मैंने शुरू में कहा था कि 4 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को इसरो ने स्लीप पर डाल दिया है, आई नो आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि विक्रम लैंडर का क्या वो पूरे लूनर नाइट के वक्त ऑन ही रहेगा? तो वेल, ऐसा नहीं है, उसे भी हाइबरनेशन में डालना होता है। लेकिन इसरो ने उसे स्लीप पर डालने से पहले उसके लिए सेकेंड सॉफ्ट लैंडिंग मिशन प्लान रखा था। बेसिकली इसरो ने 4 सितंबर को विक्रम को एक सेकेंड सॉफ्ट लैंडिंग का कमांड दिया और फिर विक्रम ने उस पर लगे चैस्ट, इल्सा और रोवर के लिए खोल रखे रैंप को अंदर फोल्ड कर लिया एंड देन उसने अपने थ्रस्टर्स से करीब 40 सेंटीमीटर की हाइट अचीव की और 40 सेंटीमीटर दूर जाकर उसने फिर से एक सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए अपने इंस्ट्रूमेंट्स और रैंप डिप्लॉय किए। दिस जस्ट शोज कि विक्रम पृथ्वी से लॉन्च होने से लेकर चांद पर लैंड और रिसर्च करने तक हमेशा इसरो के टोटल कंट्रोल में था एंड विच इज व्हाई इसरो एब्सोल्युटली पॉजिटिव है कि 22 सितंबर को नेक्स्ट लूनर डे शुरू होने तक विक्रम और प्रज्ञान अपने आप को चांद की ठंड से भी बिल्कुल बचा कर रखेंगे। खैर, इवन इफ दे डोंट, उन्होंने ऑलरेडी अपना मिशन अकम्प्लिश कर लिया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब लॉन्च से लेकर लैंडिंग तक की डिटेल टाइमलाइन मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दी है, जिसे आप देखकर इस मिशन के बारे में पूरा डिटेल में जान सकते हो। सो क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड चेक इट आउट। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। चंद्रयान 3 के और अपडेट्स जैसे ही आएंगे मैं आप लोग के साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।